नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी 2021 के टॉपर बुद्ध विलास जी हमारे साथ हैं। इनको पोस्ट मिली है असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की। ठीक है, पहली बात तो आपका बहुत बहुत स्वागत स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आने के लिए। इलाहाबाद से आए, इतना ट्रैवल करके, ठंड बहुत ज्यादा है और ये वही सिक्का जानते तो हो गई, प्योर चांदी। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बारे में बताइए, ये जो आपका नाम है बुद्ध विलास, ये कैसे पड़ा और इसका क्या मतलब है? सर, मेरा नाम के पीछे एक कहानी है कि मेरा जन्म बुद्ध के दिन ही हुआ था। अच्छा, तो मेरी दादी ने बुद्ध विलास ही नाम रख दिया। अच्छा। बाकी आपकी कैसे क्या ग्रेजुएशन है, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई, कैसे आपने मतलब बचपन बीता, और ये पीसीएस में आने का सपना था या अपने आप डेस्टिनी आपको ले आई, कैसे क्या हुआ? सर, मेरा उस स्कूलिंग गांव के ही बगल से हुआ और हाँ। मैंने यूपी बोर्ड का छात्र रहा। यूपी बोर्ड के ये भी हैं? यूपी बोर्ड का रहा। 10वीं मैंने की अपने गांव से और 12th भी अपने गांव से किया। तत्पश्चात मैं सर 2013 में कानपुर आया यहाँ पे एग्रीकल्चर की तैयारी करने के लिए। अच्छा। कि जो यूपी कैडर के यूनिवर्सिटी हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद कानपुर में, हाँ। बांदा है और हाँ। मेरठ में एक है, एक फैजाबाद में। हाँ। तो फिर 1 साल तैयारी किया। उसके पश्चात मुझे सर एडमिशन मिला फैजाबाद यूनिवर्सिटी में। अच्छा। फिर सर वहां से 1 साल मैं चेंज करके बीएचयू के लिए, क्योंकि फैजाबाद को सर मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था, फीस ज्यादा थी। तो फिर तैयारी करता रहा सर। फिर मुझे मौका मिला बीएचयू में। अच्छा। तो सर मैंने ग्रेजुएशन बनारस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया 2018 में। और तत्पश्चात सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2018 से 2020 में कंप्लीट किया। अच्छा, देखिए ये बिल्कुल एक देसी इंटरव्यू है, बिल्कुल कैजुअल टॉक हो रहा है। आप भी बिल्कुल जरा से भी घबराने की जरूरत नहीं, वहां पे देखते रहिए। वहां पे हमारा सब्सक्राइबर लोग हैं, वो सब देखना चाहते हैं आपको, आपके बारे में जानना चाहते हैं। बहुत सारे तरीके के इन लोगों के मन में सवाल हैं, आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। बाकी अब जैसे आप कृषि, आपका बैकग्राउंड रहा है, 11-12 भी आपने एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट पढ़े हैं? जी सर। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन भी किया जी। तो कृषि से मतलब क्या उसमें उस वहां की कृषि वाली फील्ड में अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि टीचर ही बनना जरूरी था? अपॉर्चुनिटी बहुत है कृषि में भी, लेकिन एक ये था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे एक आपको वाइड एरिया मिले कृषि के कार्य में भी। अच्छा। तो मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज से एक अच्छा मौका हो सकता है, जिससे आप जिले में रह के या फिर और इसे अच्छी स्तर पे जाके फार्मर से मिल सकते हैं, उनकी समस्याओं को जान सकते हैं। क्योंकि आप अगर कृषि में किसी नीचे पोस्ट पे रहते हैं तो सिर्फ आप ज्यादा बेटर से नहीं कर सकते, लेकिन आप बड़ी पोस्ट पे होके ज्यादा अच्छे तरीके से समस्या समझ सकते हैं, उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, और आपके पास वो पावर होती है जिससे आप समझ सकते हैं। ठीक, चलिए कितने अटेम्प्ट में क्लियर हुआ? पहली बार में हुआ है? कितने बार? 10-15 साल हो गए? कितने साल से तैयारी कर रहे हो? सर मेरा ये पहला अटेम्प्ट ही है, पहला प्री, पहला मेंस और पहला इंटरव्यू, फाइनली पहली बार में भी सिलेक्शन होता है यूपीपीएससी में, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। कई लोग सोचते हैं, ये धारणा, आम धारणा बनी हुई है कि भाई यूपीपीएससी में अगर किसी को तैयारी करनी है तो 5-6 साल 10 साल घिसना ही पड़ता है, ऐसा है? ऐसा भैया बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप अगर डेडिकेट हैं तो पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में, या फिर 2-3 सालों में भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से चल रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी। लेकिन आपने पहली बार में किया, ये वाली जो फीलिंग है कि मतलब कई लोग ऐसे कहते होंगे कि यार पहली बार में कैसे हो गया, बड़ा आश्चर्यचकित रह जाते होंगे। अच्छा लगता है सब सुन के? देखिए भैया, अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार में नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बस वो हमारे अंदर होनी चाहिए भावना। तो अटेम्प्ट मायने नहीं रखता, और पहला दूसरा वो आपके ऊपर है कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी रही है। मतलब बिल्कुल फ्रेशर भी हैं आप, तब भी भैया सिलेक्शन हो सकता है। मेन चीज है जो यूपीपीएससी की डिमांड है, आप उस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, सही डायरेक्शन आपको मिल रहा है, जो एक्चुअली में उसके लिए कंटेंट चाहिए वो पढ़ रहे हैं कि नहीं। ऐसे तो बुक पढ़ते रहो तो फिर 15-15, 20-20 साल वाले लोग भी, बाबा लोग आपको मिले होंगे इलाहाबाद में। बिल्कुल भैया, क्योंकि इलाहाबाद में तो कहते हैं कि सिविल के लिए है ही है। यूपी में बहुत लड़के हैं जिनको 8 साल 10 साल में खुद गवाह हुआ ऐसे लड़कों का। तो ये जरूरी नहीं लगता कि आपके कितने साल गए, कितना अटेम्प्ट है, आपका कैसा अटेम्प्ट है, ये जरूर लगता है कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी है। तो अच्छा, एक बात बताइए कि आपका बेसिक बैकग्राउंड क्या रहा है? फादर क्या करते थे? फादर मेरे मजदूर हैं भैया। अच्छा, मतलब आपके फादर क्या मतलब लैंडलॉर्ड थे, जमीन अमीन थी कि दूसरे की जमीन में काम करते थे? दूसरे की जमीन में काम करते हैं, खास करके जैसे मनरेगा वगैरह जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। अच्छा, निकलती हैं, मतलब मनरेगा के वर्कर हैं? बिल्कुल, मनरेगा पे या फिर और जो गांव के किसी का काम मिला तो वो सब काम कर लेते थे। तो वहां से उनके मतलब लड़के होके आपने इतना सारा प्रयास करके फाइनली पीसीएस, उत्तर प्रदेश 22-23 करोड़ की आबादी वाला एक प्रदेश है, कई सारे देशों से ज्यादा इसकी आबादी है, वहां पे आप 627 लोग जो सिलेक्ट हुए हैं उनमें आप सिलेक्ट हुए हैं। कैसी फीलिंग आ रही है? ये फीलिंग तो भैया अच्छी है, और बहुत अच्छा लगता है जब आप एक इस स्तर से जाते हैं जहां आपके मम्मी पापा बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं और उनको ये भी नहीं पता कि पीसीएस होता क्या है। तो जब आप उस स्तर पे जाते हैं तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और जब आप लगता है उनको कि हमारा बेटा अफसर बन गया? हाँ, बस यही बात, उनको ये नहीं पता कि क्या बना है, बस ये है कि मेरा लड़का बाबू बड़ा ऑफिसर बन गया, बड़ा अफसर बन गया। वो चीज लगती है। और
पहले तो इतना मतलब कहते थे यार कुछ भी बन जाओ, लेकिन जब अब कहता हूँ कि यार तुम लोग तो पहले मुझे, जैसे मम्मी से मैं हमेशा बोलता था कि मम्मी का मतलब ये सपना होता था से 1 से 1.5 साल पहले कि कुछ भी बन जाओ, कम से कम कुछ तो बनो बनो, यार, बड़ा कुछ बनो, कुछ है ना, कुछ बन जाओ, कुछ कर लो। हाँ। क्योंकि गांव में क्या था कि बहुत तो साथ वाले लड़के जैसे टीचर 1-2 हो गए, हाँ। तो मम्मी को लगता था कि मेरा लड़का की एज निकल जाएगी, फिर ये कुछ कर नहीं पाएगा, तो उनको हमेशा ये रहता था कि कुछ तो कर ले ये। लेकिन उस सपने से फिर जब ये रिजल्ट आया तो फिर मतलब एक बहुत अभी खुशी कितनी का। एज है आपकी? 26-27 होगी? जी भैया, अभी मैं 27 साल। तो अभी भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं आगे के लिए? हाँ, अभी मैं यूपीएससी का यूपीएससी दूंगा, पीसीएस छोड़ दूंगा। चलिए, मुख्य परीक्षा में आपका मीडियम क्या था भैया? कई लोग जानना चाहते हैं, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम? भैया सर मेरा इंग्लिश मीडियम था। अच्छा, लेकिन आपने पढ़ाई तो यूपी बोर्ड से करी है, जी तो वो तो हिंदी मीडियम था पूरा। जी, यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है, और हाँ। 12th के बाद जब मैं ग्रेजुएशन किया तो इंग्लिश मीडियम में किया, और वो ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर था, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन भी एग्रीकल्चर से हुआ। लेकिन इसके बाद जब मैं मेरा प्री हुआ, प्री निकलने के बाद मैंने आपसे बात भी की थी, तो मैं उस चौराहे पे खड़ा था, ना ही मुझे इंग्लिश आ रही थी, ना ही मुझे हिंदी आ रही थी। अच्छा। तो अब मुझे डिसाइड करना था कि मुझे जाना किस तरफ है। भाई जीएस के 4 पेपर हैं, हिंदी भी है, ऐसे भी है, तो मुझे नहीं पता था कि किधर जाना। लेकिन मैंने सोचा यार कि मैं 4 साल ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया हूँ, तो मैं इंग्लिश की तरफ चलता हूँ, तो फिर भैया मैंने इंग्लिश ही लिया। चलिए, अच्छा, पढ़ाई कितनी देर करते थे आप? एक्चुअली कई लोग ये जानना चाहते हैं, कई लोग के मन में ये भ्रम रहता है कि भाई डेली अगर वो 5-6 घंटे निकाल रहे हैं तो बहुत कम है, 18 घंटे ही चाहिए या 16 घंटे ही चाहिए, 16 घंटे से जरा सा कम हुआ बस खत्म, ऐसा है कुछ? भैया मैं नीड बेस्ड पढ़ाई करता था, जब जितनी नीड होती थी। अगर मुझे लगता था कि 12 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे चाहिए, तो मैं 12 घंटे भी पढ़ता था। जैसे एग्जाम आने वाला हाँ, था जैसे मेंस का था तो मैं 12 से 13 घंटे रोज पढ़ लेता था प्री निकलने के बाद। बाकी प्री के पहले मैं 6 से 7 घंटे डेली पढ़ते थे? डेली करता था, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करता था। मतलब डेली पढ़ते थे, चाहे कोई भी कुछ भी पढ़ना, लेकिन डेली पढ़ने का एक वो तो था। डेली क्या सब्जेक्ट बदल बदल के पढ़ते थे कि सेम सब्जेक्ट एक ही, कि आज हिस्ट्री, आज मैं हिस्ट्री को फिनिश कर दूंगा, आज मैं ज्योग्राफी को कर दूंगा? मैं भैया एक दिन में कम से कम 3-4 सब्जेक्ट हमेशा पढ़ता था, एक बदल डेढ़ बदल के ना, बदल मतलब बदल के, क्योंकि मोनोटोनस हो जाता है वो। बिल्कुल, मैं बदल बदल के ही पढ़ता था। भारत में कृषि विषय को लेकर ये भ्रांति है कि इसमें बहुत ही सीमित अवसर मिलते हैं। आपने क्या सोच के मतलब कृषि से ये इंटर ग्रेजुएशन, आपको लगता था कि कुछ मिल पाएगा हमको, कि ऐसे ही कर रहे हैं सब? नहीं, ये तो हमेशा लगता था कि कृषि एक इतना बड़ा एरिया है और हमेशा आपको कुछ नया करने के लिए अवसर मिलेगा। अगर आप कृषि से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी। पीसीएस ना होते तो क्या होते हैं? पीसीएस ना होता तो फिर मैं अपना एक ऑर्गेनिक फार्मिंग और या फिर प्रिसीजन फार्मिंग या प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर पे कुछ अच्छा करने का कोशिश करता। अच्छा, तो मतलब अगर अभी जैसे अब आप तो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन में ही आ जाएंगे, कोर एडमिनिस्ट्रेशन में, असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। अब इसके लिए भी जो भारत सरकार के कई सारे आपको मिलेंगे अपॉर्चुनिटीज, वहां से मतलब कैसे कृषि में नए नए जो है सुधार करे जाए, नई नई जो स्कीम आ रही है उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। आपको लगता है कि कृषि के लिए जो सरकारें हैं हमारी, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो राज्य सरकार है, इन लोगों ने किया है अच्छा काम? भैया सर काम तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जो हमारी स्कीम्स हैं हाँ, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल तक नहीं हो पाता। हाँ। तो उस चीज को हमें थोड़ा सा और करने की ग्राउंड आवश्यकता लेवल है। तक इम्प्लीमेंट काहे नहीं हो पा रहा है जब सरकार क्योंकि पूरा अपना जोर लगा रही है? भैया अवेयरनेस की थोड़ा सा कमी है। अच्छा, कि जो भी हमारे अवेयरनेस के माध्यम है, चाहे वो केवीके हो, जागरूक नहीं है लोग। हाँ लोग जागरूक नहीं है, क्योंकि एक सबसे बड़ा समस्या है कि आज भी हमारा किसान प्रॉपर पढ़ा लिटरेट लिखा नहीं नहीं है, ज्यादा। पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो इन चीजें से बढ़ता है। जैसे कि मैं अपने गांव को, मुझे खुद का पता है हाँ, कि मेरे गांव में इतनी सारी स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, हाँ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गया। हाँ, तो इन सब स्कीमों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, हम 22-23 क्रॉप के लिए हाँ। परचेज करती है गवर्नमेंट, उनके बारे में भी उनको नहीं पता। वो वही प्राइवेट मंडियों में भी आज भी वो बेच के चले जाते हैं। नहीं, तो लेकिन सरकार ने बहुत इसको वो प्रसारित किया है, डीडी किसान बना दिया है, कितने सारे ऐप बना दिए सरकार, और क्या करे भाई, इतना तो पढ़ा रही है, इतना तो अवेयर कर रही है, और कहाँ तक जाए? सर अवेयर तो कर रही है, हाँ, लेकिन हम क्या ये भी देख पाना जरूरी होता है कि हम ग्राउंड लेवल तक कितना अवेयर कर पाए। तो हाँ, जो थोड़ा बहुत पढ़ा है हाँ। वो तो चीजें समझ पा रहा है। और जो हमारे कंट्री में आज जो लोकल किसान है उसको जोड़ना जरूरी है। बिल्कुल, हमारी कंट्री में आज भी 84% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है। तो उन तक हम अपनी अवेयरनेस को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा और काम करने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट तो अपने लेवल से काम कर रही है, लेकिन जो उसके नीचे लोग हैं हाँ, ग्राउंड लेवल पे जिनको करना चाहिए, हाँ, वो उतनी जिस लेवल से उन्हें करना चाहिए वो शायद नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से अपना काम नहीं कर अपना रहे काम हैं, नहीं कर पा या रहे फिर ये सिस्टम की खामियां हैं कि भाई सब लोग कहते हैं कि सिस्टम ही ऐसा है, हम क्या कर रहे हैं? हैं। सिस्टम की खामियां थोड़ा बहुत कह सकते हैं, लेकिन जो नीचे स्तर पे है, एक तो थोड़ा हमको काम करना चाहिए कि किसान को और जागरूक करें। हाँ। जो अपना लेवल है इस उनको। पे आप अपने आप अपना रोल कैसे निभाएंगे? अब आप असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर बन गए,
आप अपनी तरफ से क्या करेंगे? सरकार की जो भी आपके सामने कोई स्कीम आई उसको इम्प्लीमेंट कराना हो तो क्या उसके लिए प्रयास करेंगे ज्यादा? बिल्कुल प्रयास करूंगा। अगर जो भी स्कीम आती है तो मैं उसका हमेशा ग्राउंड लेवल पे विजिट करूंगा कि क्या लोगों को ये बात पता हो रही है, जो स्कीम आई है उसके बारे में कितना उनको क्या नॉलेज है, तो इस बारे में उनसे जाके ग्राउंड लेवल पे जाना होगा। क्योंकि हम एक जिला में बैठ के, डिस्ट्रिक्ट में बैठ के, केबीके में बैठ के ये अंदाजा फील्ड पे उतरना पड़ेगा। फील्ड पे आपको उतरना पड़ेगा और आप एक बड़े रैंक पे हैं तो आपको जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम डिस्ट्रिक्ट में बैठ के ये सोचेंगे कि हमारा जो स्कीम है प्रॉपर पहुंच पा रहा है, कोई जो है अपना सबऑर्डिनेट भेज दो वो कर देगा, हाँ, ये सब नहीं चल पाएगा। ये सब नहीं चल पाएगा, आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे। अच्छा, एक बात बताइए, आप जैसे मनरेगा में आपके फादर थे तो जो ओवरऑल फैमिली अर्निंग है वो तो काफी कम होती होगी? जी सर, ओवरऑल जो अर्निंग थी वो सच में बहुत कम थी, लेकिन ये था कि जो मेरे छोटे चाचा थे और बड़े पापा थे तो वो लोग सपोर्ट करते थे वो लोग। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मनरेगा में उनके फादर जो है एक वर्कर थे, लेकिन फिर भी बेटा पीसीएस बना है और नेक्स्ट जो बेटा है वो भी अब तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, आप भैया के चैनल पे वो जुड़े हुए हैं, छोटे वाले भाई, हाँ। और उनका भी ग्रेजुएशन हुआ है और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा करेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि जो डेडिकेशन चाहिए उस डेडिकेशन उस बंदे में दिखता है। नहीं, मेन बात है कि मेहनत आप लोग कर लेते हो लगातार कि भाई अगर पैदा हो गए गरीबी में कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वाले स्टेटमेंट को मानते हो कि आप पैदा भले ही गरीब हुए हो लेकिन मरना गरीब नहीं है। बिल्कुल भैया। और मेरे पिताजी भैया हमेशा ये बात बोलते थे कि देखो यार, मैं अगर 8 घंटे मेहनत कर सकता हूँ तो तुम 8 घंटे बैठ के पढ़ जरूर सकते हो। हाँ, पिताजी का सपना था। मतलब ये था कि अगर मैं 8 घंटे फावड़ा करके तुम्हें पढ़ा सकता हूँ तो तुम 8 घंटे पढ़ सकते हो, अगर मैं 8 घंटे काम कर सकता हूँ तो तुम आप 8 घंटे पढ़ जरूर सकते हो। तो पिताजी ने कितना स्ट्रगल किया है, कितनी मेहनत करी है, तभी उन्होंने बचपन में ही समझ लिया था कि कुछ तो अपने बेटों को बना के रहेंगे। बस उनका मतलब ये सपना था कि मैं मजदूर हूँ, मुझे मजदूरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। हाँ। तो मेरे बेटे मतलब कभी ऐसा फेज ना देखें कि उनको मतलब अपना लिवलीहुड चलाने के लिए मजदूरी इधर उधर भी देखना पड़े। कई बार गांव पे होता कि काम भी नहीं मिलता, तो ये सारी समस्या हम लोग देखे। और पिताजी से जैसे कई बार पैसा लेना होता था तो कई बार पैसा भी टाइम पे नहीं आ पाता था, लेकिन उस चीज को हम लोग भी समझते थे कि यार नहीं है तो 5 दिन बाद आएगा। तो ये वाला स्टेज थी, इसमें फाइनेंशियली जैसे आपके चाचा ने, बड़े पापा ने सपोर्ट किया, कोई दोस्त यार भी सपोर्ट किए इसमें? हाँ, मेरे एक सीनियर थे, उनका सीएम नाम है। अच्छा। उन्होंने मुझे पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा हेल्प की, क्योंकि जब फाइनेंशियली, क्योंकि चलो बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोग भी हैं जो पढ़ने लिखने वालों को सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा है कि आप इतने मतलब कितना लोअर स्ट्रेटा से निकल के कितना ऊपर तक आए हैं। मतलब ये जो एक फीलिंग है ये एकदम ही अलग नहीं हो गई होगी चयन के पहले, जब तक आप सिलेक्ट नहीं हुए थे, मतलब नाम नहीं आया था, और अब कैसा फील कर रहे हैं? लोग आपको ट्रीट कैसे करते हैं? देखिए भैया, चयन के पहले तो एज ए मैं वही था जो पहले था, लेकिन चयन के बाद पूरा एक बदल सा गया। रिलेटिव, फ्रेंड, पहले लोग इग्नोर करते थे? बिल्कुल, थोड़ा बहुत इग्नोर सभी करते हैं कि यार बस पढ़ ही रहा है, 8 साल से बाहर है। और जबकि उनको ये भी नहीं पता था कि मैं 8 साल से। अच्छा, पहले आपने ग्रेजुएशन भी क्योंकि बाहर रखी? हाँ, मेरी ग्रेजुएशन ही BHU से हुई और 2 साल फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी बाहर हुई। वो सोचते थे कि 8 साल से बाहर कहीं तैयारी कर रहा है, बस तैयारी कर रहा है, तो इसका होता क्या नहीं कभी है। तो मतलब ये होता था कि रिलेटिव से फिर मैं दूर हो जाता था कि इन लोगों की वैसे क्वेश्चन आएंगे तो मतलब नहीं रखना है और अपने काम से आप कैसा फील करते हैं? आप लोग आपके पास आते हैं बताने की कि आपको याद है मैं आपकी बुआ की चाची की ताई के भतीजे का लड़का हूँ, ऐसा कुछ बोलते हैं? सिलेक्शन के बाद तो भैया ऐसे ऐसे लोगों को फोन आए कि मैं आपके यहाँ से हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो फिर जस्ट मुझे अभी भी जो मेरा अगला स्टेप है उसके लिए मैं दुनियादारी अब समझ गए होगे आप। जो दोस्त तो वही रहेंगे जो हमारे जो पहले थे आपके जर्नी पे, वो अब भी रहेंगे, और जो अब जुड़ रहे हैं शायद वो अपने मतलब से आ रहे हैं, तो ये चीज तो समझ में आता है। चलिए खैर, इतनी मेहनत करिए तो सक्सेस को एंजॉय भी करना चाहिए। अब एंजॉय करो, और क्या, जितने आपको इग्नोर किया अब भी इग्नोर करो यार, दुनिया है, जिंदगी लेके आओ तो अपना जो टाइम है ना वो बदलता जरूर है। पहले उनका टाइम था, आपका टाइम आया। जी भैया, वक्त जो है कहते हैं ना कि वक्त चेंज करता है अपने आप को, तो आप वक्त के अनुसार चलते रहिए और वो अपडेशन जरूर आएगा। तैयारी के दौरान लक्ष्य पर ध्यान कैसे केंद्रित रखें? क्योंकि आप इलाहाबाद में रहते हैं, वहां तरह तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं। कभी कोई कहता है कि जो है आयोग में बिना पैसे के सिलेक्शन नहीं होता है, क्या लगता है आपको, बिना पैसे के सिलेक्शन नहीं होता है? बिल्कुल बिना पैसे के सिलेक्शन होता है। यहाँ तक कि मेरे फादर बोलते थे ये बात कि यार, जैसे उनको गांव में कई लोग बोलते थे कि मतलब बड़ी नौकरियों में पैसा लगता है, तो मुझसे जब मैं घर जाता था तो एक बार उन्होंने बोला कि यार तुम जो तैयारी कर रहे हो उसमें तो पैसे से काम होता है, और सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता। सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता। अब मेरे रिलेटिव भी उनसे यही बात बोलते थे। भाई पिताजी जहां जहां जाते थे तो ये बात सुनने को आता था
हाँ, तो मैंने उनसे एक बात ये बोली थी कि देखिए अगर पैसे से सिलेक्शन होता भी है ना, हाँ, तो अगर 100 सीट है हाँ, तो 25 से 30% सीटें जाएंगी पैसे से, बाकी 70% तो है। हाँ, मैं उस 70% में फाइट करूंगा। हाँ। मैं उनको ये जवाब देता था कि यार मुझे उस 70% में फाइट करनी है जो सेफ है। अभी आपको क्या लगता है कि आप सेटिस्फाइड हैं? यूपीपीएससी आयोग ठीक काम कर रहा है? मतलब कम से कम आपका सिलेक्शन हुआ बिना कोई पैसे वैसे के, बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करके तैयारी करके आप सिलेक्ट होके आए हैं, बिल्कुल तो आयोग ठीक काम करता है? बिल्कुल ये कह सकते हैं कि आयोग बिल्कुल ठीक काम कर सकता है। बस आयोग को थोड़ा अपने आप को और अपडेट करने की आवश्यकता है कि जो उसकी डेट आती है इस टाइम पे ये कराना है। मतलब वो सब चीजें अलग हैं, बिल्कुल। ट्रांसपेरेंसी वाले हाँ इशू, एग्जाम जल्दी कराओ, जी जो लोग हो गए उनको पोस्टिंग दे दो। जैसे जीआईसी वाले भी बचे हुए हैं अभी, अब आप लोग भी बचे ही हुए हैं, आप लोग की पोस्टिंग अभी रिजल्ट आया 1-1.5 महीना हो गया, कब तक पोस्टिंग बताया कुछ आयोग ने? पोस्टिंग भैया भी आयोग से कोई नोटिस नहीं आया। 5-6 महीने लग और जाएंगे, लेकिन 4-5 सरकारी महीने, काम है। हाँ 4-5 महीने लग जाएंगे। ये लोगों का मतलब लोग इतनी इजीली मान लेते हैं ना कि हाँ ठीक है 5-6 महीने तो लगेगी, सरकार का काम है। नहीं तो इसमें लोग अपने आप को कंसंट्रेट कैसे रखें? जैसे इस समय जो चल रहा है अभी, जैसे आप ये समझिए जो आयोग के एग्जाम है जैसे पीसीएस है वो जून में होता है प्री, जी भैया। ठीक है, लगभग जून जुलाई तक हो जाता है हर बार, और उसका जो मेंस है सितंबर अक्टूबर तक। तो अभी आरओ का भी जैसे पोस्ट आने वाली है, बीओ की भी आने वाली है, पीसीएस की भी आने वाली है, लेकिन ये जो बीच का टाइम है जी भैया। दिसंबर जनवरी फरवरी, लोग इसमें बिल्कुल तड़पते रहते हैं कि क्या करूं, कैसे करूं, मतलब कैसे, क्या इस टाइम उनको पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए भैया ऐसा है ना कि अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसके कई फॉर्म एक साथ आ जाते हैं। हाँ, तो जो आपका बीच को जो आप अभी आपने बताया कि ये टाइम बनता है, तो उस टाइम पे ना हाँ, आप अपने लक्ष्य को केंद्र बिल्कुल बना लीजिए कि मेरा लक्ष्य यही है, हाँ, और भटकिए नहीं, क्योंकि उस बीच में अगर हम भटक जाते हैं हाँ, तो फिर समस्या हो जाती है कि किसी दूसरे रास्ते पे चल पड़े, फिर इसी पे आना, हाँ, ऐसे पे सिलेक्शन से हम दूर भागते हैं। तो जो टाइम आपको मिल रहा है हाँ, उस टाइम को इसी पे डेडिकेट कर देना, जो भी इसका सब्जेक्ट है, हाँ, टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस पीवाईक्यू है, हाँ। उन्हीं पे आप केंद्रित करिए तो शायद आप मतलब पढ़ते रहो कुछ ना पढ़ते कुछ। रहिए, इसी से रिलेटिव अभी पढ़ते रहिए। शादियों का मौसम आ गया तो सब शादी अटेंड करने लगे हैं, तो मतलब शादी वादी भी करो लेकिन पढ़ाई करते रहो। बिल्कुल करिए, लेकिन थोड़ा बच के करिए, हाँ। ज्यादा टाइम मत गवाइए कि एक गैप ना बनने पाए। सोशल मीडिया में ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रील ज्यादा फंसने की आवश्यकता बना नहीं रहे है। हैं लोग, फेसबुक में फोटोबाजी कर रहे हैं, ये सब नहीं करना है। दिखावा थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप एक ऑफिसर की जर्नी पे जाने वाले हैं, थोड़ा और दिखावा वैसे से भी इतनी बचिए। बड़ी पोस्ट मिलेगी तो मतलब कुछ सेक्रीफाइस तो होना चाहिए यार, नहीं तो बिल्कुल मजा कैसे आएगा? बिल्कुल भैया, सेक्रीफाई अच्छा वाला मांगता है। बड़ी सफलता बड़ी मेहनत भी मांगती है। बिल्कुल तो भैया। अगर आप बिना मेहनत के अंदर जाओगे और सक्सेसफुल हो गए तो वो आप ना सफलता को एंजॉय कर पाओगे ना सफलता आपको एंजॉय कर पाएगी। बिल्कुल भैया, अगर आप सफलता करके गए हैं अपनी पोस्ट पे, इस पोस्ट पे गए हैं, तो उसको जो उस पे बिताएंगे टाइम, वो एक अच्छा टाइम बीतेगा। और अच्छा आप चलिए, ऐसे अगर चले गए कुछ और पूछते हैं आपसे। ये कुछ है कि डेली कितने घंटे पढ़ाई की वो आप बता ही चुके हैं, 5-6-7 घंटा। 5 से 7 घंटा। अच्छा, परिश्रम, अनुशासन, धैर्य, आत्मविश्वास, सही मार्गदर्शन, इनका कुछ महत्व है बिल्कुल चयन होने में? बिल्कुल बहुत अच्छा, बड़ा महत्व है, क्योंकि परिश्रम आपको हमेशा करते रहना है, हाँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखना है, और एक प्रॉपर गाइडेंस। अच्छा एक बात बताइए, आपको ये पहले लगता था कि आप बन पाएंगे पीसीएस? देखिए ये तो मैंने क्योंकि जब मान लो आप पहली तैयारी, आप वहां इलाहाबाद में रहे, वहां कई लोग मिले होंगे कि 6 साल से तैयारी कर रहा है, 8 साल से कर रहा है, 10 साल से कर रहा है, वो लोग फ्रस्ट्रेट कर देते हैं ना कि नहीं नहीं यार नहीं हो रहा है, आजकल यूपीएससी वाले सब मारे ले जा रहे हैं, है ना? बिल्कुल भैया हाँ, ऐसा लगा था, क्योंकि मैं कई सारे लोगों से मिला था, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग इलाहाबाद आया था हाँ, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन सी बुक्स पढ़ना है। एक्चुअली में एनसीईआरटी पढ़ना है, लक्ष्मीकांत पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मैं वेरियस लोगों से मिलता था, हाँ, तो एक तो मुझे किसी ने प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया, हाँ, और उसके बाद जितने भी लोगों से मिला तो उन्होंने कहा कि यार कोई कोचिंग कर लो तो तुम्हारा बेसिक हो जाएगा। तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, और भड़काने वाले लोग तो बहुत मिले कि आपको 4 साल लग जाएगा, 6 साल लग जाएगा, पहला मेंस तो आपका बस देखने के लिए होता है। हाँ। ऐसे अच्छा, भी ये लोग बहुत वाली सारे, धारणाएं भी चलती बिल्कुल हैं बिल्कुल ऐसी धारणा मिली। और मैं ऐसे लोगों कि का मतलब पहला मेंस आदमी देने जा रहा है इतनी मेहनत करके, वो कह रहा है ऐसा ही होता बस वो देखने के लिए कि आप जा देख के आओ आप। मतलब ऐसा जब मैं मेंस दे रहा था तो बोल रहे थे, 1-2 लोग से मेरी बात हुई कि यार देखो उसमें तुम जितने भी क्वेश्चन आते पूरे लिख ही नहीं पाओगे पहले पेपर में। हाँ, लेकिन मेरे चारों पेपर में बता दूं, सभी पेपरों में हाँ। एक भी क्वेश्चन छूटा ही नहीं। ये मेंस वाला जो मैं वॉइस मैसेज देता था मतलब फॉलो किया था? बिल्कुल फॉलो किया था। और ये मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो लोग भी मेंस देंगे आगे 2023 का 24 का, मेंस का पूरा पेपर जीएस 1 2 3 4 पूरा अटेम्प्ट करना बहुत चैलेंजिंग भी है लेकिन बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल आपके सिलेक्शन में एक एक नंबर का भैया रोल होता है, हाँ। तो एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। और मेरा तो ये था आंसर कि राइटिंग प्रैक्टिस करिए अपने? हाँ मैंने एससीएस की टीम पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया हूँ, और प्रशांत सर थे। हाँ। और हिंदी में मेंस के लिए क्या क्या पढ़ा आपने, कहाँ से मेंस पढ़ा? के लिए देखिए भैया, मेरा जब प्री में ही सिलेक्शन हुआ तो मुझे कुछ नहीं पता था कि मेंस करना क्या है। अच्छा, तो फिर मैं तो तब तो 2-2.5 महीने बचे थे, तो कैसे हाँ फिर हुआ? 2-2.5 महीने बचे थे और मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था। हाँ, तो फिर मैंने आप ही को फोन किया था, एक हाँ, मैसेज व्हाट्सएप पे कि भैया मुझे कुछ समझ में नहीं रहा। तो फिर आपने मुझे रिप्लाई किया था कि यार एक 4400 का ग्रुप चल रहा है, एक 5400 का ग्रुप चल रहा है, हाँ,
किसी पे जुड़ जाओ। तो फिर मैं 44, मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, मैंने अच्छा। कैसे कैसे मैनेज किए। मैंने आपसे भी ये बात बोला था कि भैया मेरे पास पैसे नहीं, तो आपने बोला था यार देखो पैसे तो मैनेज करने पड़ेंगे। तो फिर मैंने मैनेज किए और फिर उस ग्रुप में जुड़ा, तो आंसर राइटिंग प्रोग्राम मुझे मेंस का वो मिला। और मेंस का जैसे मिला तो मुझे एक गाइडेंस मिल गया कि मुझे इसी से पढ़ना है। मतलब मेंस के लिए हमारे मटेरियल के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं आपने? नहीं, मैंने आपके मटेरियल के अलावा तो कुछ भी लोग नहीं कहते पढ़ा। नहीं थे कि यार इनका पूरा सिर्फ पढ़ रहे हो, एक ही डिपेंड हो रहे हो, वहां पे तो लोग कई भटकाने वाले लोग है ना? देखिए भैया मेरे पास इतना कम टाइम था कि हाँ। भटकाने वाले लोग मेरे नजर आए ही नहीं, अगल बगल ही नहीं आए। मैं अपने काम पे काम था, अपने रूम पे या लाइब्रेरी पे। और कुछ लोग आए कि यार इससे कुछ नहीं होगा, तो मैंने कहा यार ये बोलने वालों को काम है बोलना, और मुझे अपना करना। और मेरे पास टाइम कम था, तो मेरे पास जो भी था मैंने कहा यही सब कुछ है, मैं इसी जो को हमने बार-बार आंसर राइटिंग जितनी करवाई थी सारी आपने करी थी? बिल्कुल करी थी। डेली फीडबैक मिलता तो फॉलो करते थे? बिल्कुल डेली फीडबैक। और मैं बहुत वीक था, मैं स्टार्टिंग की बताऊं कि मुझे प्रशांत नहीं, सर ने- हमारे प्रशांत जी जो है बड़ा हाँ, वैसा रूड फीडबैक देते हैं, कई बिल्कुल बार रूड डांट हो। देते हैं, तो उससे घबरा नहीं जाते थे? मुझे उन्होंने डांटा भी एक दो बार कि अब जो मुझे इथिक्स का एक क्वेश्चन था, तो मैं उसमें गूगल से करने के बाद भी मैं सही से नहीं लिख पाया, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि एथिक्स क्या होता है। तो मैंने गूगल से उसको जस्ट सर्च किया और लिख दिया, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। वो पकड़ ही लेंगे डेली और यही है। पकड़ने के बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि यार देखो यार तुम्हारा इंग्लिश भी बहुत वीक है। जैसे मैंने कंपेयर को कि स्पेलिंग जो है मिस्टेक कर दी थी, क्या तुम्हारा इंग्लिश भी बहुत वीक है, और करो। तो फिर मुझे लगा कि यार मुझे और मेहनत जैसे करना है। हमारे यहाँ जो लोग हैं जो आंसर राइटिंग वाले एक्चुअली टीम है, उनको ये इंस्ट्रक्शंस भी हैं और बाकी वो लोग अपने आप भी करते हैं कि हम सिर्फ गलती बताएंगे, आप चाहे जितना अच्छा आंसर लिख दो, तो वो हम उसमें सिर्फ वीक पॉइंट बताएंगे। तो इससे आप लोग फ्रस्ट्रेट नहीं होते हो कभी? नहीं, बिल्कुल उसको डेली पेल रहे हैं यार ये लोग तो। बिल्कुल हमेशा डेली। प्रशांत सर तो उधर आंसर राइटिंग में करते थे, इधर हिंदी में आ रहा है मैम, क्योंकि जो मेरा पहला टेस्ट हिंदी का था मुझे 47 नंबर मिले थे आउट ऑफ 150। और वो गूगल से करने के बाद भी, इधर उधर से करने के बाद आंसर, तो इधर आर्या मैम का बहुत मैसेज आता था कि यार मतलब तुम लोग और पढ़ो, तुमको जो बुक दी गई उसको बार बार पढ़ो। तो हर प्रकार से दबाव था। लेकिन बस ये था कि यार ये दबाव तभी मिल सकता है जब आप पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि 10 घंटे पढ़ता हूँ और जितना टाइम इधर उधर दे जाए उसको भी बचा के तो इधर ही हिंदी झोंक वाले देना है। टास्क जो हम देते हैं टेस्ट सीरीज, वो भी कंप्लीट कर लेते थे? बिल्कुल सब कुछ करता था भैया, जितना भी टाइम था। मैंने क्योंकि मेरे पास मेंस के लिए 2 महीना थे, और जीएस मैंने उसके पहले कभी छुआ ही नहीं था। तो ये था कि जो 2 महीना है ना, उसमें 1 मिनट भी 1 घंटा वेस्ट नहीं करना है। जो हम लोग जीएस वाले ग्रुप में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर देते हैं, वो भी आपने देखे थे? भैया वो तो मैं उसको तो बहुत ज्यादा किया, जो आपका हालांकि स्टडी मटेरियल है। मेंस में अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को पूरा जो हमारे ग्रुप से फॉलो करें तो आराम से सिलेक्शन हो सकता है। जीता जागता प्रूफ है ये, इन्होंने बताया अभी, मतलब 2-2.5 महीने में सिर्फ वही पढ़ के बिल्कुल फाइनली सिलेक्शन भी ले लिया। कि मेरे केस में था कि मेरे पास टाइम नहीं था। और जो आपका 44 का पेड ग्रुप था, जिसमें मुझे जीएस के चारों पेपर के नोट्स मिले थे, तो मुझे बहुत मोटा लगा करता था पहले। लेकिन जब आपकी आंसर राइटिंग ये है ना कि पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, मैं इसको बहुत बार रिवीजन जब करता था। क्वेश्चन के आंसर वहां दे रहे थे तो कैसा फील आ रहा था? ये मतलब मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ, हमारे कई सारे हेटर एक्चुअली टोन ऑन करते रहते हैं हमको, तो मतलब तब जब आप आंसर लिख रहे थे वहां पे, तो ये फील आ रहा था कि चलो ठीक है यार, सही जगह ज्वाइन किया कि मैं लिख पा रहा हूँ? ये ऐसा तो नहीं मन में गरिया रहे थे कि अरे यार ये आ नहीं रहा है? नहीं भैया, मैंने तो जैसे मैंने हिंदी का पेपर हुआ, तो मैं उसी दिन आर्या मैम को, अगर मेरे पास नंबर होता मैं उनको थैंक्स बोलता, क्योंकि मुझे हिंदी में 0 में था। सच में कहूँ तो उन्होंने हिंदी में मुझे 0 से हीरो बनाया था। मुझे कुछ भी नहीं पता था, और इधर इथिक्स में मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन प्रशांत सर और आपकी जो कंसाइज नोट्स था, एक तो आपका लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल जो है हमारे नोट्स जो है लाख पन्ने में होते हैं यूपीपीएससी के। मेंस के क्या हमने लाख पन्ने दिए थे आपको? नहीं, जीएस के तो थोड़ा बहुत मोटे थे, लेकिन जो इथिक्स का नोट था बहुत लिमिटेड था। कितना, 70-80 पेज का था? ना और कम था। जो मुझे मिला था वो 25 से 30 पेज का रहा होगा। मैं उसको रट गया था भैया। और जो जीएस 1, 2, 3 है ना, उसमें एक्चुअली इतने पॉइंट हैं। अब आप ये समझिए, जीएस 1 में 2 यूपी के स्पेशल वाले पॉइंट हैं, जीएस 2 में भी है, जीएस 3 में भी है। उनको अलग से डेवलप करना पड़ता है पूरा। बिल्कुल भैया। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग और थ्योरी मतलब पूरी क्लियर रहे, क्योंकि हम ये भी बोलते हैं कि आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है, तो उसके लिए एटलीस्ट उतना सफिशिएंट तो देना पड़ेगा। लेकिन ये है कि अगर आपके जीएस के जो चारों पेपर हैं, अगर वहां से कोई करके जाएगा तो कोई क्वेश्चन, मुझे ये लगता है कि सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा, उसने सीरियसली पढ़ा है। और लिखा भी है। बिल्कुल लिखा भी। आंसर राइटिंग पढ़ना तो आप 20 बुक पढ़ लो, उससे कोई फायदा नहीं। अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो कुछ नहीं हो सकता। आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पे आपकी स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए। अगर आपको, क्योंकि वहां पे सोचने का आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आपकी आंसर राइटिंग की तो जैसे वहां 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन मिलने होते हैं, तो आप मतलब 3 घंटे के टाइम में कैसे मैनेज कर रहे थे, ये जरा बताइए लोगों को। आप क्या मतलब हर क्वेश्चन में टाइम देख के कर रहे थे कि पहले से प्रैक्टिस थी? कैसे करा आपने? नहीं, मैंने किसी क्वेश्चन स्ट्रेटजी क्या थी पेपर अटेम्प्ट करने की? मेरी स्ट्रेटजी थी कि मैं सिंपली 2 मिनट में सभी क्वेश्चन देख लेता था। अच्छा। कि मुझे कितने क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कितने नहीं समझ में आ रहे हैं, कम समझ में आ रहे हैं। अच्छा। और उसके जस्ट मैं क्या करता था कि मैं 2 मिनट के ऊपर पेपर देखने के बाद स्टार्टिंग से ही करता था। अच्छा, स्टार्टिंग से? बिल्कुल। और जितना आता है उतना कर दिया, अपना आगे बढ़ गए? नहीं, पूरे
कोई क्वेश्चन छोड़ता नहीं था, स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन नहीं छोड़ता था। अच्छा। और लास्ट तक ये था कि जब 3 घंटा होने वाले थे तो मैं 20वें क्वेश्चन पे पहुंच जाता था। अच्छा, तो चलो ये बहुत अच्छी चीज है, ये मतलब इसके लिए प्रैक्टिस आपने करी है। बिल्कुल स्पीड मैंने आंसर राइटिंग किया था किसी भी क्वेश्चन पे, जो आपके आंसर राइटिंग के जो क्वेश्चन आपने बना के भेजे थे एसएस टीम ने, तो मैं उन्हीं के क्वेश्चन जो होते थे आंसर भी होता था, तो उन्हीं को एक बार पढ़ के मैं लिखता था कि यार मैं कितना इसमें लिख पा रहा हूँ। अच्छा, और मतलब नहीं भी आती है आंसर राइटिंग तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो अपने पीयर्स हैं उनके भी आंसर देख सकते हैं, हमारे मॉडल आंसर भी देख सकते हैं, और जो हमारी गाइडेंस होता है, पर्सनल गाइडेंस क्योंकि वो देते हैं हमारे एडुकेटर कि भैया इस पे वर्क कर लो, कीवर्ड लिख लो, ये सब पे वर्क करते थे आप फाइनली? बिल्कुल बिल्कुल भैया, आपका जो मैसेज आता था, जैसे मैं पेड ग्रुप में था हिंदी वाले में, तो भैया कभी कभी आपका मैसेज आता था कि यार 3 साल के एटलीस्ट पीवाईक्यू को बिल्कुल आंसर राइटिंग करिए। हाँ। तो मैं उस मेंस के दौरान क्वेश्चन आंसर निकाले, उनके वेरियस एस्पेक्ट पे गया कि यार हाँ। जैसे इस बार ग्लोबलाइजेशन पूछा है, हाँ। तो इफेक्ट पूछ सकता है कि ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट क्या इंडिया में, तो उसके वेरियस सेगमेंट पे जाके मैं खुद से करता था। तो अच्छा। उसका मुझे बहुत फायदा मिला। चलिए, और ये वाली तो हो गई तैयारी वाली बातें। अब आप ये बताइए, जिस जॉब प्रोफाइल में आप जा रहे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, क्या जानते हैं इसके बारे में? क्या काम होगा इसका? क्या मतलब चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, कैसा है, पैसा बहुत है, एक्स्ट्रा मनी है, क्या है? देखिए भैया, चैलेंजिंग तो थोड़ा बहुत होता ही है सभी पोस्ट। हाँ। इसमें क्या है कि ये असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर शायद यूपीपीएससी में पहली बार ये पोस्ट आई है। अच्छा, उसके इसके पहले यूपीपीएससी में कई पोस्ट पहली बार आई हैं। एक जैसे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी जो मैनेजर वाली पोस्ट है वो भी पहली बार आई है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ये भी पहली बार आई है। और एक और चीज, कई लोग अलग अलग जगह पूछते रहते हैं कि भैया 3 नॉन इंटरव्यू वाली पोस्ट कौन कौन सी है, तो पहली पोस्ट है नॉन इंटरव्यू वाली टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री, दूसरी है अधिशासी अधिकारी यानी कि सहायक नगर आयुक्त वाली, और तीसरी है डिप्टी जेलर। उसके अलावा सारी पोस्ट में इंटरव्यू आपका भी हुआ था ना? बिल्कुल भैया। तो तो क्या है मतलब प्रोफाइल वोफाइल? इसका जॉब प्रोफाइल के बारे में तो ज्यादा जानकारी हमको नहीं मिला, क्योंकि सैलरी वैलरी पैसा कितना मिलेगा? पैसा इसका मैंने बात किया था, 1-2 जिला कृषि अधिकारियों से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि 5400 पे ग्रेड पे है। तो 5400 पेड पे है, समझ रहे हैं आप? अच्छी खासी पोस्ट है, मोटा माल मिलेगा। हाँ, 5400 पे ग्रेड पे है, तो हाँ। सैलरी वही 81,000 के लगभग अच्छा, बहुत बढ़िया, गजब सैलरी है। मतलब ये बाकी लोग को जानना चाहिए ये चीज कि भैया पीसीएस में सिर्फ एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ ये सब पोस्ट तो अच्छी है, भौकाली है, लेकिन इनके अलावा भी कहीं भी आपको कोई भी पोस्ट मिल रही है तो उसका भी एक अपना भौकाल होता है, एक अपना रुतबा होता है। क्योंकि यूपी में आप कहीं भी जाओगे, रहोगे यूपी में स्टेट पे टॉप आई पे, बिल्कुल है ना? तो ये बताइए, जैसे भी बीच में सरकार कुछ कृषि मैनेजमेंट करने के लिए कानून लाई थी, फिर उस पर रद्द भी कर दिया, आपकी कुछ राय है इस पे? जी। सर मेरी इसमें ये राय है कि वो जो 3 कृषि कानून लाए थे, एक कोऑपरेटिव फार्मिंग से था, हाँ। और एक नहीं, वो उसको स्पेसिफिकेशन नहीं, बस वो मतलब वो वापस क्यों लिया? वापस ले लिए, उनको शायद प्रेशर था फार्मर्स का। हाँ। तो प्रेशर के लिए क्योंकि पॉलिटिकल ये था कि अगर कुछ चुनाव, जैसे कई लोग जोड़े कि चुनाव का मामला है, अगर नहीं लेंगे तो सरकारें मतलब कुछ वो नहीं लेना चाहिए था कि लेना चाहिए था, ये बताइए। वापस नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वो किसान के हित में थे। वो हाँ। एक्चुअली वो फार्मर को समझा नहीं पाए। हाँ। अगर उनको पहले से फार्मर से कंसल्ट किया जाता तो शायद ज्यादा बेटर हो सकता, पहले से अच्छा। बातचीत करके उनको लागू करना मतलब चाहिए कि था। मोदी जी, सर जी, कोई कानून अगर आपने फाइनली एक बार दिया है तो वापस क्यों ले रहे हो यार? ये अच्छी बात नहीं लगती है। मतलब एज ए आम नागरिक भी कई लोग ये चाहते थे कि भाई अब जब ले लिया है, इतना विद्रोह हो भी गया था, तो समझाने का प्रयास ज्यादा बिल्कुल करना बिल्कुल, चाहिए। उनकी जो पॉलिसी है कैसे ये हाँ। वर्क करेगा उसको ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना था, क्योंकि उसकी रियलिटी को जाने बिना फार्मर एजिटेशन कर रहे थे बहुत सारे। क्योंकि ऐसा था कि कुछ को तो जानकारी थी कि क्या है, भाई फार्मर को ये लग रहा था कि हमारा जो अभी ये मिल रहा है एपीएमसी मंडियां हैं ये खत्म हो जाएंगी, और कई सारे तरीके के भ्रम बिल्कुल फैलाए बिल्कुल गए। बहुत सारी भ्रांतियां चलिए थी। खैर, नॉर्मली हम लोग पढ़ाई पे रहते हैं, नहीं तो जबरदस्ती लोग कहेंगे कि लो पॉलिटिक्स कर रहा है, इसको पॉलिटिक्स करनी है। जो स्टूडेंट शुरुआत की तैयारी से अंत तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर भरोसा करना चाहते हैं, मतलब आपको क्या लगता है यूपीपीएससी के लिए अगर कोई एक आपको प्लेटफॉर्म का नाम बताना है जहां से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ सिलेक्शन हो सकता है, कोई है ऐसा प्लेटफॉर्म? देखिए, आप तैयारी तो हर जगह से कर सकते हैं, लेकिन अगर एससीएस में आ रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आप एक शिद्दत से कर रहे हैं मेहनत, तो सिलेक्शन इजीली पा जाएंगे। हाँ, मतलब हम लोग जो नोट्स वोट देते हैं, कंटेंट देते हैं, वो काम के होते हैं। बिल्कुल काम का होता है, कंसाइज नोट्स होता है, हाँ। रिलेवेंट होता है, जो नीड बेस है, मतलब जो आयोग को नीड है जितना जरूरी है बस उतना ही, उतना क्योंकि हम एक्स्ट्रा चीजों पे नहीं, भैया हमको ज्ञान ही नहीं बनाना, हमें बिल्कुल सिलेक्शन चाहिए, जितना आयोग को चाहिए सिंपल बात उतना है ये, पढ़िए। इसमें हम कोई वो नहीं करेंगे। प्री मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए लोग बड़े परेशान रहते हैं, जैसे 2022 वाले लोग मेंस दिए बैठे हैं, अब वो लोग के पास बड़ी समस्या है क्योंकि रिजल्ट आ नहीं रहा है, और रिजल्ट आएगा, मान लो उनका ना हुआ, इंटरव्यू की तैयारी पहले कर ली, तो कई लोग ये कंफ्यूज है कि भाई पहले कर ली तो वो बेकार हो जाएगी। क्या करे आदमी अभी इस समय जो मेंस दिए बैठा है? देखिए, जो मेंस दिए बैठे हैं तो उनका जो ऑप्शनल रहा है, हाँ। या फिर उनका जो बैकग्राउंड, जिस बैकग्राउंड से आए हैं इंटरव्यू के लिए, वैसे क्वेश्चन वो देखें। हाँ। यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे उनके ऑप्शनल के बच्चे जो इंटरव्यू मॉक दिए होंगे। हाँ। तो रिलेवेंट क्वेश्चन जो है उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लें। और यूपीपीएससी टॉपर टिप्स बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें हमारे जितने भी यूपीपीएससी के टॉपर्स हैं
उनके इंटरव्यू भी दिए हुए हैं, टिप्स भी दिए हुआ है, स्ट्रेटेजी भी दिया हुआ है। जो लोग भी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, लेटेस्ट का करंट अफेयर, यूपी का करंट अफेयर, और जैसा इन्होंने बताया कि अपना प्रोफाइल प्लस अपना ऑप्शनल, इन सब पे भी कुछ बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल, तैयार क्योंकि करें। इंटरव्यू में क्या है कि आप मॉक में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन जब आप रियल इंटरव्यू फेस करते हैं हाँ। तो वहां पे आपको आपके ऑप्शनल से बहुत सारे क्वेश्चन होने होने वाले हैं। और जो मुद्दे आपका करंट जो में चल इंटरव्यू हुआ था यूपीपीएससी में, जी, कितनी देर चला था? मेरा इंटरव्यू करीब 17 से 18 मिनट चला था। 17 से 18 मिनट। क्या क्या क्वेश्चन पूछे? मुझसे एग्रीकल्चर में बहुत क्वेश्चन पूछे गए कि जैसे कि वेस्ट क्यों डेवलप है, ईस्ट क्यों नहीं है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आया भी था मेंस में। बिल्कुल। वेस्ट यूपी काहे ज्यादा डेवलप्ड है, ईस्ट क्यों नहीं है? हाँ, और ये चलो आप लोग बताइएगा, जो लोग देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, मेंस आंसर राइटिंग वाला फीडबैक भी दिया जाएगा। ग्रीन रिवोल्यूशन का वहीं पे क्यों लागू किया गया। हाँ। और रशिया यूक्रेन युद्ध से भारत कैसे प्रभावित जो है। लोग एग्रीकल्चर जैसे आपकी तरह लिए हुए हैं, बिल्कुल अगर वो लोग इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो उनके लिए कोई विशेष टिप्पणी देना चाहेंगे? अब कोई बिल्कुल देना सजेशन? चाहेंगे। जो एग्रीकल्चर से लड़का जो गर्ल्स या बॉयज जा रहा है इंटरव्यू के लिए, हाँ। तो वो अपने ऑप्शनल पे थोड़ा सा ज्यादा अच्छी पकड़ बना के चले, क्योंकि उसके ऑप्शनल से बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। हाँ। जो मुद्दे एटलीस्ट करंट में चल रहे हैं हाँ, कि रशिया, एग्रीकल्चर वाले। बिल्कुल रशिया यूक्रेन जैसे इंडिया कैसे प्रभावित है, तो वहाँ आयल का मुद्दा फंस जा रहा है। यूक्रेन से जैसे हम लोग वहाँ से आयल परचेज करते हैं, तो करंट की चीजों को देखें, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्रॉप्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है, कितना यील्ड घट रहा है, कितना बढ़ रहा है। हाँ। तो अच्छा, ये जो एक सरकार ये लाया था, बहुत बड़ा इनका ये एक एम भी है कि भाई किसानों की आय डबल होनी चाहिए, तो क्या ये मतलब सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है कि सही बात कुछ धरातल पे काम हो रहा है? बिल्कुल धरातल पे काम हो रहा है सर, और डबल किया जा सकता है। हाँ। लेकिन बस ये है कि जो पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है, क्योंकि हाँ। हम देखते हैं कि जो मतलब गवर्नमेंट का इंटेंट सही है, बस हाँ। वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही बिल्कुल, है। जो बीच के लोग हैं या फिर जो कहें कि जो जिनको पॉलिसी पहुंचाने का काम है गांव गांव तक या फार्मर तक, तो वो पॉलिसी सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो कर पा रहे हैं लेकिन फार्मर उस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है, उसके जागरूक समझ से भी नहीं है, जागरूक नहीं कई है। सारे फैक्टर्स कई हैं। सारे फैक्टर हैं। प्री मेंस और इंटरव्यू में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्या योगदान है, आप बता ही चुके कि मतलब हो सकता है पूरी बिल्कुल। तैयारी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जितने भी अभी हम जैसे इनिशिएटिव चलाते हैं, हमारे जो पेड ग्रुप्स होते हैं, उसमें कई सारी चीजें हम ज्यादातर वीडियो को फ्री कर देते हैं। जी। इसके अलावा भी आपको लगता है कि कोई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में किसी चीजों को और सुधारना चाहिए, कोई नया इनिशिएटिव लाना चाहिए, कोई सजेशन है आपका हमारे लिए? बिल्कुल, थोड़ा सा ये है कि जो जैसे कई बार मैं भी देखा कि उनका जो ये मेंस वाला जो सब्जेक्ट थे 4 पेपर के, उनमें से थोड़ा थोड़ा कुछ नोट्स किसी टॉपिक के ज्यादा थे। तो अच्छा। वो थोड़ा सा और कंसाइज हो सकता है, क्योंकि लड़का कई बार देखता है तो एक भ्रांति आती है कि यार ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ। तो अगर वहाँ थोड़ा सा अगर सही हो जाए तो बहुत बेटर हो सकता है। अच्छा, और बाकी कंसाइज करने की जरूरत है। बिल्कुल थोड़ा सा। और हिंदी के लिए तो देखिए मैं मानता हूँ कि बहुत बेस्ट है। हाँ। और किसी चीज में, और इन जो भी आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा है। हाँ। और जो इंटरव्यू के लिए जो पैनल बनता है लास्ट में जो भी, तो वो भी बहुत अच्छा है। इंटरव्यू के लिए तो हम फ्री गाइड करते हैं। जो आप लोग जैसे अभी सिलेक्ट हुए हैं, तो अगली बार जो आएंगे वो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप लोग इनको गाइड कर दो। आप लोग को जो आपके पहले वाले टॉपर थे उन्होंने गाइड किया था, वैसे ही ये वो सिलसिला वो चलता रहता है। बिल्कुल। लेकिन एक मैं बोलना चाहूंगा कि जो एससीएस का जो क्यूज सेक्शन है, हाँ। हिंदी का हो, जैसे आरओ के लिए या पीसीएस के लिए, हाँ। ये बहुत बेनिफिशियल है। पहले मैं हम फ्री क्विज जो कराते हैं वो आप फॉलो करते थे? बिल्कुल बिल्कुल एससीएस डेली क्विज बिल्कुल। एससीएस डेली क्विज वाला सारे टॉपर फॉलो करते थे, इवन जो एसडीएम बने वो भी। कई लोग बताएंगे नहीं, वो बात अलग है। तो अभी जैसे पेड वाला भी चल रहा है 23 के लिए। हाँ। तो पहले तो मुझे नहीं आइडिया था, तो मैंने नहीं, लेकिन अब जैसे ये 21 का रिजल्ट फंसा पड़ा था, तो मैं इसके पेड क्विज में जरूर शामिल हो गया था। अच्छा, 23 वाले के लिए, रिजल्ट नहीं आया क्योंकि था। मुझे पता चल गया था कि यार मतलब कितने रिलेवेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। हाँ। तो आप क्विज सेक्शन को ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं और बेटर क्विज का वही मतलब मेन हमारा फोकस इसी बात पे है, क्योंकि ये जो यूपीपीएससी एग्जाम है ना, इसकी अलग डिमांड है। प्री के लिए लगातार प्रैक्टिस चाहिए, चाहे आप जितना पढ़ लो। मेंस के लिए आंसर राइटिंग करनी ही करनी पड़ेगी, बिना आंसर राइटिंग के कुछ नहीं किया जा सकता है। बस उसी लिए हम सारी चीजें बिल्कुल, करते बिल्कुल। हैं। चलिए, और बताइए कि ये हिंदी मीडियम में सिलेक्शन रेशियो काहे कम रहता है, या फिर कम रहता है कि ये सिर्फ एक भ्रांति है? देखिए भैया, सिलेक्शन किसी मीडियम में कम ज्यादा का वो नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि एक भ्रांति है कि सिलेक्शन नहीं होता। मैं ऐसे लड़कों को भी जानता हूँ साथ में रहे जो हिंदी मीडियम से थे। हाँ। और उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन थोड़ा सा ये है कि इस पिछले 2-3 सालों से जो मीडियम है हाँ। हिंदी का, उसमें कुछ बच्चे कम आते हैं, या फिर हाँ, मतलब लोग भी कम ऑप्ट कर लोग रहे अब हैं। कम आने लगे हैं। जिसको देखो वो इंग्लिश में ही चला जा रहा है। तो एक मुद्दा ये भी हो सकता है कि यार इंग्लिश में लोग ज्यादा जा रहे हैं, तो वहां से फिर ज्यादा मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं। पीसीएस में ऑप्शनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मेंस में? देखिए, अगर ऑप्शनल हट जाए तो उससे बेटर क्या है कि सबके लिए एक बराबर का अवसर हो जाएगा, लेवल आ जाएगा कि जो। तो आयोग वाले सर जी, प्लीज आप टॉपर्स की भी बात सुनिए। या तो ऑप्शनल में स्केलिंग सही तरह से लागू हो पाती, लेकिन समस्या यही है कि स्केलिंग चाहे रहे चाहे ना रहे, उस पर विवाद हमेशा रहेगा। तो ऑप्शनल हटाना ही चाहिए, वही बेस्ट है। पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पूछते हैं आपसे।
दोस्ती यारी करनी चाहिए पढ़ाई करते टाइम की नहीं करनी चाहिए, बेकार फालतू चीज है? करनी चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आप कैसी दोस्ती यारी कर रहे हैं, आपके दोस्त यार कैसे हैं। हाँ, थोड़े बहुत करने चाहिए, बहुत ज्यादा दोस्त नहीं होने चाहिए, क्योंकि टाइम थोड़ा सा लिमिटेड होता है। डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बिल्कुल, थोड़ा सा अजीब दोस्त भी बन जाते हैं सिविल में कई बार, हाँ, कि यार ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऐसे दोस्तों से बिल्कुल बचिए। जो कम लोग दोस्त मतलब हर रखिए। समय हाँ फ्रस्ट्रेट हाँ, रखते हैं। बिल्कुल, जो आपको फ्रस्ट्रेट करते हैं, जो फ्रस्ट्रेट हैं, हाँ, आप उनसे तो बिल्कुल दूर रहिए। इलाहाबाद में जो लोग रहते हैं मतलब हॉस्टल लेके पढ़ने जाते हैं, तो वहां पे तो ऐसे कई लोग मिलते होंगे, क्या उन लोग को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो लोग इलाहाबाद जाके तैयारी करते हैं? देखिए, जो इलाहाबाद जाके तैयारी करते हैं, तो वो ऐसे लोगों से दूर रहें। और तैयारी मुझे लगता है कि सिर्फ इलाहाबाद में से ही नहीं हो सकती, और अब हर जगह से हो सकती है। मतलब तो यूट्यूब जरूरी में नहीं भी है। जहाँ जो चीजें मिले वो फॉलो करते बिल्कुल रहिए, बिल्कुल फ्री फॉलो करिए। इनिशिएटिव, और और दोस्ती कम रखिए। हाँ, लिमिटेड रखिए। हाँ, लेकिन गर्लफ्रेंड को बनाइए। देखिए, ये अब सबको पर्सनल है। अगर वो इसीलिए पर्सनल पूछ रहे हैं आप, अगर इसका नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, लेकिन दोस्त है। देखो ये ऐसे करके बताया मतलब है, लोग समझ गए हैं, लोग समझ गए। देखिए, चलो सब कोई बात, समझदार है भैया, सब समझदार है, समझदार है, सब खिलाड़ी समझदार है। आदमी है। शादी के बारे में क्या राय है आपकी, करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल शादी करेंगे। बिल्कुल करेंगे, समझ रहे हैं, बिल्कुल शादी होनी चाहिए भाई, शादी कराएंगे। हम हमको भी बुलाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, आप आएंगे तो शायद और अच्छा हो। नहीं बिल्कुल हम तो आएंगे, अगर हमको बुलाया जाएगा हम जरूर जाएंगे। कई लोग बुलाते हैं हालांकि, फिर कई लोग हमको ट्रोल करने आ जाएंगे नहीं, फिर कि कहेंगे कई भैया को। सबसे ज्यादा जाता नहीं कहीं। हाँ, तो हम बिल्कुल ये कहेंगे कि भैया आपने। नहीं नहीं, हम आएंगे, बिल्कुल आएंगे, कोशिश पूरी रहेगी। आयोग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ईमानदारी से मेहनत करके आपका सिलेक्शन हुआ, वो बात अच्छी बात है, लेकिन ये जो आयोग कई सारे एग्जाम की मार्कशीट नहीं दिखाता, जैसे 2021 की मार्कशीट दिखाई लेकिन उनमें प्री का नहीं दिखा रहा है, प्री का कट ऑफ नहीं दिखा रहा है, इस पे कुछ मतलब होना चाहिए सिस्टम की ठीक कि नहीं? बिल्कुल भाई, इसमें थोड़ा सा आयोग को अपडेट होना चाहिए कि टाइम पे मार्कशीट रिलीज करे हाँ, सभी की, और थोड़ा सा टाइम का मतलब ध्यान एक रखें। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए कि भाई एक भर्ती है तो वो कब उसका नोटिफिकेशन आएगा। जैसे बीपीएससी वालों ने इस बार किया है, बड़ा अच्छा किया है, उन्होंने ये तक बता दिया है कि इंटरव्यू का रिजल्ट कब आएगा। मुझे तो बिल्कुल लग रहा था ये भी कहीं ना बताते हैं कि तुम्हारी पहली सैलरी इस दिन आएगी। बिल्कुल, भैया, जैसे यूपीपीसीएस मोस्टली यूपीएससी को फॉलो करता है, हाँ, तो फिर अगर यूपीएससी को फॉलो ही करता है, तो उसकी हर चीज को फॉलो करे कि टाइम पे रिजल्ट देना, टाइम पे मार्कशीट रिलीज करना। हाँ, तो ये चीज फिर पूरी तरह यूपीएससी को ही फॉलो करे, जैसे वो टाइम पे हर चीज करता है। वही बात है। यूपीपीएससी बस कुछ कुछ चीजें जो उनको लगती है कि हाँ पिक एंड चूज करते हैं कि हाँ ये वाली अपने लिए ठीक है, ये ले लो, ये बिल्कुल वाली नहीं बिल्कुल ठीक है तो ये नहीं ले लो। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे कुछ और पर्सनल क्वेश्चन कर लेते हैं आपसे कि आपने जैसे ये जिंदगी में पावर जरूरी है या पैसा, ये वाला क्वेश्चन कई लोग पूछते हैं, इसलिए आपसे पूछा हमने। देखिए, जिंदगी में मेरा मानना है, वो सबका मानना सबके लिए अलग अलग हो सकता है। आप मेरा मानना है आपका, कि मैं इंडिविजुअल पूछ रहा हूँ पर्सनल, मेरा है कि आपके पास थोड़ा पावर होना चाहिए। पावर से पैसा आ जाता है? पैसा नहीं भी आ जाएगा, लेकिन पैसे वाले लोग ही आ जाएंगे आपके पास। अच्छा, एग्रीकल्चर में जब इतना किया था तो वहीं क्यों नहीं गए, ये वाली फील्ड में क्यों आए? ये था कि भैया, इसमें थोड़ा सा चांस आपके पास एरिया वाइड होगा कुछ करने का, आप डिस्ट्रिक्ट हाँ, लेवल पे रहेंगे तो आप वैसे भी ज्यादा पीसीएस बेटर का कर सकते हैं। चार्म भी तो है कि इतनी बड़ी पोस्ट है। हाँ, ये भी है कि आपके पास भौकाल, जिसको कहते हैं भौकाल रहेगा भौकाल, थोड़ा। भौकाल चाहिए भाई को, समझ रहे हो? भौकाल, चाहिए नहीं वो। भौकाल अब हो गया, अब क्या चाहिए, अब तो हो गया है, भौकाली हो गए हो तुम। और ये जैसे ये मीडियम के लिए कई लोग परेशान रहते हैं, आप मतलब कोई सजेशन देना चाहेंगे कि क्या हिंदी मीडियम रखना चाहिए, इंग्लिश मीडियम रखना चाहिए? जो मान लो कोई हिंदी में फंसा हुआ है तो क्या वो इंग्लिश चेंज कर ले? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप जिस भी मीडियम में कंफर्ट है, हाँ, उसी मीडियम में आप कर सकते हैं, और उसी मीडियम में सिलेक्शन रिजल्ट सबसे होगा। हो जाते हैं। बस आपके माइंड पे ये नहीं आना चाहिए कि यार इंग्लिश में सिलेक्शन होता है, हिंदी में होता है, वो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हाँ, मतलब इतनी रिजिड मत रखो। बिल्कुल और दूसरी ये भी चीज है कि जैसे मान लिया आप इंग्लिश मीडियम से आपने दिया एग्जाम, बिल्कुल ठीक है, तो क्या कोई ऐसी चीज होती थी कि मान लो आपको इंग्लिश में वो चीज नहीं मिल रही, कोई कंटेंट, तो वो हिंदी मिल गया तो आप पढ़ लेते थे? बिल्कुल। मैं भैया हिंदी से पढ़ के इंग्लिश में पढ़ा। भाई हाँ, मैं तो मतलब भैया इस चीज में कंफर्टेबल रहा करो, इतना रिजिड बनने की जरूरत नहीं है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो बाकायदा शुद्ध इंग्लिश में जब तक ना मिले तब तक आप उसको कुछ देखो ही ना। अगर कोई चीज हिंदी में मिल रही है तो वो ली जा सकती है। बिल्कुल। मेरा क्या था भैया, स्टार्टिंग में मैं कुछ दिन हिंदी से जैसे चीजें मिल जाती हैं, हाँ, तो उसको हिंदी में पढ़ के मैं इंग्लिश में थोड़ा समझने की कोशिश करता था, ट्रांसलेट करने की कोशिश करता खुद से। हाँ, तो फिर ऐसे में आपको दोनों माध्यमों में चीजें पता तो हो जाती दोनों हैं। लैंग्वेजेस। और वैसे भी आप इतनी बड़ी पोस्ट पे जा रहे हो यार, कोई मतलब थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर कोई बोल दे तो समझ में आना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। कहीं कुछ लिखा है तो उसको आप जो है पढ़ सको, समझ सको, कोई ऑर्डर आ गया। वैसे तो उत्तर प्रदेश की सरकार की वो भाषा ही है वो हिंदी वाली जी और जी, उर्दू वाली। ऑफिशियल लैंग्वेज है। हाँ, लेकिन फिर भी जो लोग हैं, जैसे अगर आप ऑफिसर क्लास में जा रहे हैं, वहां पे कोई चीज इंग्लिश में कहीं लिखी तो एक नॉर्मल इतनी तो आनी चाहिए यार कि फील्ड में जॉब करेगा इतना बड़ा पीसीएस ऑफिसर, ये बिल्कुल। थोड़ी ना कि नहीं आपके देसी भाषा है तो देसी बोलनी है, हिंदी बिल्कुल। तो जैसी जगह और जैसा देश वैसा बीस, वो वाली टाइप की है। आपको उत्तर प्रदेश में एटलीस्ट हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज तो अच्छे से होना चाहिए, हाँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप वेस्ट में जाएंगे तो हो सकता है कुछ लोग आपसे इंग्लिश में बात करें, हाँ, आप पोस्ट में जैसे ऑफिसर वगैरह, लेकिन आपको गांव पे रहना है तो आपको फिर हिंदी का तो अच्छा खासा नॉलेज होना हाँ, चाहिए। वो लोकल भाषा पे तो बिल्कुल पकड़ लोकल रहनी पे। चाहिए।
और ये जैसे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, इलाहाबाद में लोग बिगड़ क्यों जाते हैं? एक ये और किसी स्टूडेंट ने पूछा था, वो कह रहा था, मेरे पास थोड़े दिन पहले मैसेज आया था कि वो चाहता है कि इलाहाबाद तैयारी करे जाके। तो ऐसा कोई सजेशन देना चाहेंगे कि मतलब तैयारी क्या सिर्फ इलाहाबाद में ही हो सकती है कि कहीं से भी हो सकती है? देखिए भैया, तैयारी तो कहीं से भी हो सकती है, वो आपका जज्बा होना चाहिए करने का। हाँ। आप कहीं से कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये कि इलाहाबाद में लड़के बिगड़ क्यों जाते हैं? हाँ। तो लड़के बिगड़ जाते हैं जब उनका मन होता है बिगड़ने का। हम लोग भी इलाहाबाद में रहे तो नहीं बिगड़े, लेकिन इलाहाबाद में जाके आप दोस्त नहीं बनाइए फालतू के, हाँ। क्योंकि कई बार दोस्त बन जाते हैं, फिर यार चलो मूवी चलते हैं, संगम चलते हैं, यहाँ चलते हैं, हाँ। वहाँ चलते हैं, ऐसे में आपका टाइम जाता है। तो फिर हाँ। ये सब चीजें होती हैं, तो आप जाके वहाँ पे फालतू के दोस्त मत बनाइए, हाँ। लिमिटेड दोस्त बनाइए और जिस पॉजिटिव। चीज के लिए गए हो वो पहले वो करो, बिल्कुल। फालतू लिबिर के लिए पूरी जिंदगी पड़ी बिल्कुल बिल्कुल, है ना? क्योंकि यही 4-6 साल तैयारी के होते हैं। हाँ। लड़का यही फेज जाके जो उसका प्रोडक्टिव होता है किसी हाँ। और चीज में गुजार देता है। वही दोस्ती बात यारी है। बिल्कुल जरूरी है, आप करिए, हम्म। हम भी किए हैं और अच्छे से किए हैं, हाँ। लेकिन एक टाइम फ्रेम पे आगे कि मतलब यार इतने घंटे पढ़ना है, उसके बाद ही कुछ करना है। हाँ, तो मतलब आपका करियर आपके लिए सबसे पहले है कि भाई माता पिता इतना संघर्ष करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो पहले अपना करियर बना लो, मम्मी पापा को भी सपोर्ट कर दो, फैमिली भी तो होती है यार। बिल्कुल भैया, मम्मी पापा हमारे लिए अब इतना स्ट्रगल करते हैं तो हमें भी तो कुछ उनके लिए करना चाहिए। वो फाइनली बिल्कुल जब तक वो हैं वो लोग, तो उनको फिर अब जो है टाइम टू पे बैक वाला आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तक आपको कई लोगों ने मदद की, अब आपको मदद करनी पड़ेगी कई सारे बिल्कुल लोगों भैया, की। तो मदद की जाएगी। हाँ। अभी तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से स्टूडेंट की पहले मदद करेंगे हमारे? बिल्कुल करूंगा मैं तो। कोई भी आप लोगों को कोई किसी तरह का भी कोई सवाल हो बुद्धा विलास जी से पूछना है, आप यहाँ पे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे मैं बोल रहा हूँ भैया, मुझे ऑप्शनल का अपना है, या मतलब कोई भी क्वेश्चन, जैसे हम लोग का इंटरव्यू हुआ, हाँ। कुछ भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आप करिए, मैं डेफिनेटली जवाब दूंगा। हाँ, आपको इसी वाले वीडियो में बुद्धा विलास जी जवाब देंगे। चलिए इसी के साथ इंटरव्यू खत्म करते हैं। बिल्कुल ये देसी कैजुअल इंटरव्यू था, कई सारे ऐसे पीसेस टॉपर के इंटरव्यू पड़े हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आप लोग एक प्लेलिस्ट है यूपीपीएससी टॉपर टिप्स बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वो प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। यूपीपीएससी जो लोग तैयारी कर रहे हैं पूरी सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्या स्ट्रेटजी है, क्या टिप्स है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज बताई गई है। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। थैंक यू भैया।